नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। दर्शकों, शाइनिंग सैटरडे में आपका फिर से स्वागत है और आपको बता दूं कि चूंकि सावन का जो पावन महीना है वो चल रहा है और लगातार भीड़ जो है वो देखी जा रही है मंदिरों में, और सुबह सवेरे का जो ये वक्त है वो इतना मनोरम है, इतना सुंदर है, इतना खुशनुमा है कि जिसकी जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है तो थोड़ा बचकर रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और साथ ही ईश्वर का नाम सदैव लेते रहिए, क्योंकि ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। जी हाँ, तो शिवोहम शिवोहम कहिए, शिव का नाम लीजिए, क्योंकि ये पावन महीना चल रहा है और जैसा कि आप जानते हैं कि हर दिन की शुरुआत भी हम ईश्वर का नाम लेकर, गुरुजनों का नाम लेकर और गुरु कृपा के साथ ही शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज का सुविचार। तुम्हें भीतर से बाहर की ओर विकसित होना चाहिए। कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और गुरु नहीं है। हम देखते हैं हर रोज़ की अखबार के पन्ने जब भी हम पलटते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ लोगों की ठनका की वजह से मृत्यु हो गई, कुछ की वज्रपात की वजह से मृत्यु हो गई। ये मृत्यु ना हो, ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे जो आज के विशेषज्ञ हैं वो, और आपसे उनका परिचय कराते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में जुड़ रहे हैं डॉक्टर आनंद विजेता, जो आपद सचिव हैं, साथ ही एडवाइज़र हैं सर बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिहार सरकार में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। कार्यक्रम में हम आपके विषय में तो आएंगे ही, लेकिन सबसे पहले आज हम इसी विषय से शुरू करते हैं कि आपदा क्या है, आपदा को आप कैसे देखते हैं? आपदा एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि समुदाय रिस्पॉन्ड करने में सक्षम नहीं हो पाता है और जिसमें कि सरकारी तंत्र या फिर बाहरी तंत्र आकर के उसको सपोर्ट करें। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो उसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और एक दूसरा जो मानव जनित आपदा जिससे हम कहते हैं वो होता है जो हमारे भूल चूक से जो आपदा हो जाए, जैसे रोड एक्सीडेंट हुआ। अच्छा। या फिर कोई आम चलते फिरते कुछ एक्सीडेंट हमारा हो जा रहा है जो ह्यूमन चूक से हो, जो मानव चूकता से हो, तो उससे मानव जनित आपदा कहते हैं। तो इस प्रकार आपदा का दो पहलू है, एक मानव जनित और एक प्राकृतिक। जी जी। सर, हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि आपने इस विषय का चुनाव क्यों किया, क्योंकि आपका बहुत एक्सटेंसिव वर्क है इस तरफ, आपकी पीएचडी भी है इसमें और आपने बहुत काम किया है बिहार सरकार के कई प्रोजेक्ट्स के साथ और बाहर भी कई प्रोजेक्ट पर आपने काम किया है। आपने इस विषय को क्यों चुना और आपको क्यों लगा कि बिहार में आपदा जैसे विषय पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? एक हम लोग अक्सर ये कहा करते हैं कि बिहार इज अ स्टेट विच इज़ ऑलवेज इन इमरजेंसीज। बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि हमेशा इमरजेंसी के सिचुएशन में रहता है। और दूसरा पहलू यह है कि जब यहाँ की आप भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो जो नॉर्थ बिहार है हमारा, उसमें 14 ऐसे ज़िले हैं जो कि मोस्ट वनरेबल हैं फ्लड को लेकर जी, और जो कि नेपाल से सटे हुए हैं। और इसके अलावा जो अर्थक्वेक है उसमें जोन हाईएस्ट सिस्मिक जोन जिसे कहते हैं जोन 5 में हमारे 11 ज़िले आते हैं। और उसके अलावा साइक्लोन का हमेशा कुछ ना कुछ 27 ज़िलों में साइक्लोन का प्रभाव रहता है, खासकर सीमांचल वाले जो क्षेत्र हैं। बंगाल की खाड़ी से भी साइक्लोन का यहाँ कुछ इफेक्ट आता है। और उसके अलावा फिर ठनका, अभी बहुत डूबने की केसेस आ रहे हैं, ड्रोनिंग का, रोड एक्सीडेंट्स का। तो इन सब चीज़ों को अगर माइन्यूटली देखा जाए, बारीकी से देखा जाए, तो बिहार एक बहु आपदा प्रवण राज्य है और यहाँ कार्य करने की काफ़ी आवश्यकता थी। और इस दिशा में 2004-05 से हम लोग सिंसियरली लगे हुए हैं और इस कारण मुझे लगा कि इसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी इसमें शिक्षा की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। जी, चूँकि आप चर्चा कर रहे हैं सर 2004-05 से, क्या कुछ बदला है इस तकरीबन 15-20 सालों में, और क्या अवेयरनेस आया है लोगों में, क्या लोगों में एक्सेप्टेंस आया है, क्या लोगों ने, जो आप जिसकी चर्चा भी कर रहे थे आप, कि क्या लोग थोड़ा सा तैयारी और तैयार करने के मूड में हैं या नहीं, ये दिखता है या नहीं? तो 2004 से मैं शुरू करता हूँ। पहले लोग बिहार में ऐसा कहा करते थे अनुमान कि बिहार में 3 फसल होता है, रबी, खरीफ और रिलीफ। तो इससे मानसिकता हमारी कुछ हटी है। 2005-06 में आया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में, इसके अंतर्गत क्या हुआ कि हम लोग
इस पर ज़्यादा बल दिए कि किस प्रकार हम लोग क्षमता का निर्माण करें, कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस, ट्रेनिंग, जिस प्रकार आपदा से बचा जा सके। अब जैसे बाढ़ की स्थिति आती है तो जो रिस्पॉन्डर है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमेशा समुदाय होता है, जी कम्युनिटी होता है। तो किस प्रकार कम्युनिटी को हम एम्पावर करें, कम्युनिटी को हम सिखाएं कि आप कैसे अपनी रक्षा कर सकते हैं, कैसे स्वयं आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। तो उससे बहुत सारा कैजुअलिटी कम होगा। और फिर उसके बाद सरकारी तंत्र या बाहरी तंत्र या SDRF NDRF कोई आती है रिस्पॉन्स के लिए। तो इन सब चीज़ों पर जब हम प्रशिक्षण देना शुरू किए हमारे बिहार सरकार या फिर केंद्र सरकार के योजनाओं के अंतर्गत, तो एक मास अवेयरनेस आया आमजनों में, जिसमें कि वो लोग सीख सकें कि किस प्रकार किसी भी आपदा में वे स्वयं अपनी सहायता कैसे कर सकें। अच्छा। एक वॉलंटियर बेस बना, स्वयं सेवकों का एक बेस बना, जो कि ये बताएं या देखें कि किस प्रकार हम लोग समुदाय की रक्षा कर सकें, इमीडिएट रिस्पॉन्ड कर सकें। तो अभी की परिस्थिति में, और ऐसा देखा गया है, रिसर्च बेस्ड भी है, कि अगर आप बाढ़ के पहले, किसी भी आपदा के पहले, बाढ़ ही नहीं किसी भी आपदा के पहले, अगर आप प्रशिक्षण पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे, ट्रेनिंग पे और न्यूनीकरण पे जोर देते हैं तो करीब 80 से 90% आप अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं, अपने संसाधनों को सुरक्षित रह सकते हैं और अपने जान माल की सुरक्षा कर सकते हैं। तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा एसेट्स है, वो इससे बच सकता है। एक मैं बहुत क्लासिक एग्जांपल देना चाहूँगा, जिससे कहते हैं कि भूकंप अवरोधी भवन निर्माण तकनीक। जैसा कि मैं पहला बताया कि 11 जिला हमारे भूकंप के जोन 5 में आते हैं जी। तो वहाँ भूकंप अवरोधी भवन निर्माण तकनीक से अगर हम राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण कर रहे हैं कि किस प्रकार आप भूकंप अवरोधी तकनीक से बिल्डिंग बनाएं, तो भूकंप आने के बावजूद भी वो बिल्डिंग सुरक्षित रहेगा। ऐसा जापान में, ऐसा मेक्सिको में, ऐसा टर्की वगैरह में देखा जा रहा है, और उसको हम लोग यहाँ भी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े संख्या में बिहार सरकार, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण किया। तो मेरा ये कहना है कि जैसे अगर हम प्रिपेयर्डनेस करते हैं, तैयारी करते हैं, तो हम अपने जान माल की सुरक्षा कर सकते हैं। जी जी। सर, चूँकि हम हमेशा मानसून के समय में जब एक समय आता है ख़ास करके, तो उस समय ये जो अभी आपने कहा कि चक्रवात और बाढ़ और इस तरीके की समस्या आती है, हम ज़रा अपने उन दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं कि इस दौरान क्या चीज़ें करें और क्या ना करें, ताकि हम अपने एसेट्स को भी बचा लें और साथ ही साथ हमें किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो, या वो नुकसान हो तो वो कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो। जैसा कि मैं बताया कि बिहार के 14 जिला जो है वो अति बाढ़ प्रवण है। यहाँ का करीब 73% लैंड मास फ्लड अफेक्टेड है पूरे बिहार का, और 74% पॉपुलेशन जो है वो हाईली फ्लड प्रोन जोन में रहता है या वनरेबल जोन में रहता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने सुरक्षा कैसे करें, अपने एसेट्स की सुरक्षा कैसे करें। तो सबसे पहला चीज़ है कि EWS, अर्ली वार्निंग सिस्टम, सूचना तंत्र, जो सरकार के सूचना तंत्र है, जो सूचना प्रणाली है, उस पर हम लोग कंटिन्यूअस उसको निरंतर हम लोग देखते रहें, सुनते रहें कि किस प्रकार की सूचना आ रही है। जो हमारा 3 सरकार का सूचना का माध्यम है, एक है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दूसरा है आपका वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, जल संसाधन विभाग, और तीसरा है बिहार मौसम सेवा केंद्र। तो इन सबों का जो सूचना तंत्र है वो जिलों में जाता है, जिलों से फिर प्रखंड स्तर पर, और फिर कोशिश रहती है कि ये ग्राम स्तर पर भी जाए। और ऐसा ये सूचना, इनसे जो सूचना आ रही है उस पर हम लोग ध्यान से देखें, सुने, ताकि हमें एक बेस टाइम मिल जाए, एक टाइम पीरियड मिल जाए, ताकि हम अपनी तैयारी कर सकें, सुरक्षा कर सकें। उसके अलावा जो हमारा बहुत चीज़ देखा यह जाता है कि आपका जो एसेट्स है, जो आपके कागजात हैं, जो आपके ज़रूरी कागजात हैं, ज़मीन के कागज़ हों या बैंक के कागज़ हों या इंश्योरेंस का आपका पॉलिसीज़ वगैरह है, तो आप उसको स्कैन कर लें, स्कैन करके उसको आप डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रख लें, डिजिटल फॉर्म में। आजकल क्लाउड्स भी आ गया है या फिर मेल्स भी आ गया है, ताकि वो सुरक्षित रहे। तीसरी चीज़ है कि जो आपका खाने पीने, भोजन वगैरह की जो आवश्यकता होती है, तो हम ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर उसको रखें। एक समुदाय के स्तर पर ग्रेन बैंक की तैयारी करें, ताकि आम जनों को उसमें आफत के समय में ग्रेन्स, अनाज, खाद्यान्न मिल सके, कमी ना हो, उसकी कमी नहीं हो। और जो एक और बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है वो है कि इम्पोर्टेंट फ़ोन नंबर्स को आप संकलित करके रख लें, जो बिहार सरकार का इमरजेंसी नंबर है, या फिर लोकल प्रखंड स्तर पर, या आपके जो सहायता के तंत्र हैं, जिला स्तर पर जो तंत्र हैं, उन सबों का आपके पास नंबर रहे, एम्बुलेंस का नंबर रहे, ताकि आप ससमय
उसको इस्तेमाल कर सकें। जी जी सर, क्या कुछ नया इनोवेशन इस तरफ हुआ है? चूँकि आपने कहा कि सामुदायिक स्तर पर सबसे पहले तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है किसी भी आपदा में, और ख़ास करके जब हम प्राकृतिक आपदा की बात कर रहे हैं तो किस तरीके का इनोवेशन, किस तरीके का नवाचार इस तरफ हुआ है? जैसे अभी आपने चर्चा की कि हमने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है, लोगों को हम पहले बताएंगे, लोगों को उससे कैसे आप जोड़ रहे हैं? अभी जो एक नया तंत्र एक क्रांति के रूप में उभर करके आ रहा है वो पूर्व सूचना प्रणाली है। अच्छा। इसके अंतर्गत हम लोग की कोशिश रहती है कि जो सरकार के तंत्र हैं, तो आप अगर समुदाय के स्तर पर जाएंगे तो सरकारी तंत्र को अगर आप मैप करती हैं तो उसमें आप ये देखेंगे कि अभी के समय में बिहार में विश्व का सबसे बड़ा जो एक तंत्र है वो है वुमेन एसएचजीज, जिसको कि हम लोग जीविका कहते हैं, जीविका अच्छा, दीदी कहते हैं। तो अभी के समय में 11 लाख से ज़्यादा वुमेन एसएचजीज ग्रुप हैं, जिनका कि करीब 1 करोड़ 34 लाख उनकी अच्छा। संख्या है, 13 मिलियन उनकी संख्या है। तो वो एक बहुत बड़ा डेटाबेस है हमारे पास। दूसरी ओर आप शिक्षकों को देख लें, जो हमारे शिक्षक हैं वो करीब 5,75,000 शिक्षक हो गए हैं अब बीपीएससी के जो शिक्षक की बहाली हुई उसके बाद। उसके अलावा जो सरकारी सेवक हैं, तो इन सबों का एक डेटाबेस हमारे पास आपदा प्रबंधन विभाग के पास, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास रहता है। तो किसी भी आपदा की स्थिति में, या फ्लड हो या साइक्लोन हो, तो हम लोग एडवाइजरीज उसमें शूट करते हैं, भेजते हैं मैसेजेस को, ताकि लोग को समझ में आ जाए कि क्या करना है, क्या करें क्या ना करें। और इस एडवाइजरीज के माध्यम से हम लोग उनको सुरक्षित रहने की सलाह देते हैं। और ये इसी में एडवाइजरीज के अलावा अर्ली वार्निंग भी आता है। अच्छा, ठीक है। कि आपके यहाँ फ्लड की क्या स्थिति है, पानी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इन सबों से एक मैसेज जाता है आम जन तक। कोशिश रहती है कि आम जन तक ये जनमानस तक ये मैसेज पहुँचे और फिर वो अपनी सुरक्षा कर सके। जी, तो सर जैसे उसमें किस तरीके की जानकारी रहती है? क्या जैसे जल स्तर बढ़ रहा है इस तरीके की जानकारी, या अगले 2-4 घंटे में वेदर कैसा रहने वाला, मतलब ये अपडेट कितने कितने टाइम में होता है, ये भी हम जानना चाहेंगे। इसमें एक केंद्र सरकार का एप्लीकेशन है जिसको कहते हैं कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल, कैप। तो ये भूगोल बेस्ड होता है, ज्योग्राफी बेस्ड होता है। जैसे बाढ़ की स्थिति कोसी क्षेत्र के सहरसा जिला में है, तो हम उसी ज्योग्राफी में उस मैसेज को उस तंत्र के माध्यम से भेजते हैं। बाढ़ की स्थिति यदि गंडक में है, पश्चिम चंपारण में, तो उसी ज्योग्राफी में हम उसको अलर्ट करते हैं। तो ये ज्योग्राफी बेस्ड होता है ताकि अमुक क्षेत्र के लोगों को ये पता चल सके कि हमारे यहाँ इस अमुक क्षेत्र में क्या हो रहा है। क्योंकि ओवरऑल अगर आप देंगी तो वो पैनिक सिचुएशन हो जाता है। तो इसमें एक तो अर्ली वार्निंग दिया जाता है। नंबर 2, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत सारे अलग अलग पहलू होते हैं, जैसे कि मवेशी होता है, फिशरीज होता है, मत्स्य पालन हुआ, उसके अलावा महिलाएं हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर के, दिव्यांजन हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए भी एडवाइजरीज प्राधिकरण की तरफ से समय समय पर न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से जाता रहता है। यानी टारगेट वल्नरेबल ग्रुप भी होता है। वल्नरेबल ग्रुप भी रहते हैं। अब मतलब समुदाय के साथ समुदाय का जो जीवकोपार्जन का माध्यम है, चाहे वो मत्स्य हो, चाहे वो आपका लाइव स्टॉक्स हो, या फिर आपका कृषि संबंधित हो, तो इन सब संबंधित एडवाइजरीज भी जाता है और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी। सर ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम की आप बात करें, क्या इसके लिए किसी तरीके का कोई ख़ास ऐप है जो आप लोग कहते हैं कि अपने पास रखें, आमजन भी और ये जो सहायता समूह हैं वो, जैसे व्हाट्सएप है, चैटबॉट है और बाकी और भी चीज़ें हैं उसमें, या अलग अलग मोबाइल के प्लेटफॉर्म्स हैं, उसको आप कैसे जोड़ते हैं? और क्या लोगों को वो चीज़ें हैं जो अपने मोबाइल फ़ोन में, और ख़ासकर चूँकि स्मार्टफोन का ज़माना है, तो क्या वो चीज़ें रख सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें सरकार NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक ऐप है जिसको सचेत कहते हैं, जो कि कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल और IMD से इसका कोऑर्डिनेशन होता है। जो भी मौसम पूर्व सूचना प्रणाली जो है, जो तंत्र है और जो अलर्ट्स है, उसको सचेत के माध्यम से आप अपने मोबाइल में ज़रूर रखें। वो मोबाइल स्वयं वाइब्रेट करने लगता है या फिर उसमें एक साउंड आता है आपदा की स्थिति में। नंबर 2 है कि बिहार सरकार भी इंद्रवज्र ऐप और मेघदूत ऐप लाया है, और जिसको कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इस माध्यम से आपको सूचना मिल सकती है वज्रपात से संबंधित, अर्ली वार्निंग से संबंधित। और इसके अलावा बिहार मौसम सेवा केंद्र द्वारा भी समय समय पर ईमेल के माध्यम से या फिर मैसेजेस के माध्यम से आपको ये सूचना देती है।
जी, यानी हम दर्शकों से भी ज़रूर ये कहना चाहेंगे कि आप अपने स्मार्टफोन के प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ जाकर के सर ने ये जो हाँ दोनों तीनों जो ऐप्स आपको बताए हैं, खास करके उसमें सचेत, उसे आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। और ख़ास करके अगर आप उस तरीके के एरियाज़ में हैं जो बाढ़ प्रभावित है या जहाँ आपदा की सिचुएशन है, वहाँ के लिए तो सचेत ऐप बहुत ज़रूरी है। सर एक और बात जानना चाहते हैं, एक राष्ट्रीय आपदा जैसा है कोसी हमारे लिए, और उसके अलावा उत्तराखंड में भी जो हुआ उसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं कि उस तरफ अगर सिचुएशन बिगड़ती है और बाढ़ की जब सिचुएशन आ जाती है, राष्ट्रीय आपदा आ जाती है, तब उस दौरान आप लोग कैसे काम करते हैं, क्या काम करने का तरीका होता है? राष्ट्रीय आपदा नेशनल कैलामिटी गवर्नमेंट उसको घोषित करती है। वो डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी का वो आपदा है, कैटेगरी उसका कैटेगराइजेशन है उसका, तो वो गवर्नमेंट उसको कैटेगराइज करती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट के बियॉन्ड है तो वो कैपेसिटी के बियॉन्ड है उसको टैकल करना, तो वो राष्ट्रीय आपदा हो जाता है। जैसा कि 2008 बिहार कोसी फ्लड हुआ या 2013 उत्तराखंड फ्लड्स हुआ, तो इस परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है कि किस कैटेगरी का ये डिजास्टर है। अब इसके अलावा जो लोकल वहाँ पर तंत्र है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही ऑथराइज्ड है कि कनेक्ट करे वो DDMA कहते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, जिला पदाधिकारी होते हैं, वो कनेक्ट करते हैं NDRF से या फिर सरकार के एपेक्स लेवल पे, और फिर इमीडिएट रिस्पॉन्ड SDRF NDRF के माध्यम से वहाँ पर किया जाता है। और उसके बाद फिर आपदा की स्थिति देखते हुए और भी जो सरकार के तंत्र हैं, जो उसकी कैपेसिटी है, उसके अनुसार उसको रोकने का काम किया जा सकता है। इसमें मैं आपको कुछ थोड़ा विस्तार से कोसी 2008 चूँकि बिहार का मेजर आपदा रहा है, पिछले 20 सालों 25 सालों में ऐसी आपदा आई नहीं है, तो मेजर कारण वो रहा था कि जो नदी थी, अब कोसी नदी अपने ट्रेडिशनल रास्ते से हट गई, एम्बैंकमेंट में ब्रीच हुआ, ब्रीच होने के बाद नदी अपना जो ट्रेडिशनल पुराना रास्ता था उसको छोड़ करके नया रास्ता इख्तियार की, और नया रास्ता इख्तियार करने से क्या हुआ कि उन क्षेत्रों में बाढ़ आया अचानक से, जहाँ की पिछले 50 वर्षों में बाढ़ आई ही नहीं थी। तो लोग तैयार नहीं थे, उन लोगों के लिए नई चीज़ थी। और हमारा सरकारी तंत्र भी ये अचानक से हुआ, चूँकि नेपाल के साइड में एम्बैंकमेंट कुसहा में टूटा था, तो एक मेजर चैलेंज था वो, तो उस कारण से इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया। और बहुत ही उसमें लर्निंग्स रहा, सरकार के काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। वो एक आइडियल रिस्पांस माना जाता है अपने आप में, जो रिलीफ कैंप्स है वो आइडियल माना जाता है, और उसी से निकल करके आज के तक भी रिलीफ कैंप जो बिहार में चल रहा है, उसी के आधार पे उसी को एक मापदंड मान करके चल, यानी वो एक तरीके की केस स्टडी हो गई हमारे लिए। जी, एक और चीज़ जानना चाहते हैं सर, हम हर बार जब भी कोई आपदा की सिचुएशन बनती है तो वहाँ NDRF और SDRF की हम चर्चा सुनते हैं। इनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा है आपका, या क्या चुनौतियाँ रहती हैं इनकी भी? मैं सबसे पहले NDRF की बात करना चाहूँगा। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट कैपेसिटेड और बहुत ही प्रबल और कमिटेड फोर्स है। अच्छा। इसकी स्थापना में बिहार के ही KM सिंह थे, कुमार मनोहर सिंह IPS, उनका मेजर रोल रहा था। और उसके बाद सन 2004-05 के बाद ये रेगुलर हर आपदा में देश में ही नहीं विदेश में ही, चाहे वो भूकंप, नेपाल का भूकंप हो या टर्की का भूकंप हो, वहाँ ये लोग एज अ टीम जाते हैं। और बहुत ही अच्छा इनके पास इक्विपमेंट्स है, इनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, इनका एक डिफरेंट वर्टिकल्स बना हुआ है कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर में किसको रिस्पॉन्ड करना है, अर्थक्वेक में किसको रिस्पॉन्ड करना है, फॉरेस्ट फायर में किसको रिस्पॉन्ड करना है, फ्लड में किसको रिस्पॉन्ड करना है, और कंट्री के विभिन्न जोग्राफीज में इनका बटालियंस है। अच्छा। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे। उसके बाद क्या हुआ कि बिहार एक भारत का शायद पहला राज्य था जो कि SDRF को भी संगठित किया। राष्ट्रीय स्तर पर चूंकि NDRF है तो स्टेट लेवल पर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन हुआ। अच्छा। तो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टुकड़ियां हर जिले में रहती हैं, और खासकर ये प्री पोजिशनिंग उसको कहते हैं कि आपदा के पूर्व उनका पोजिशनिंग। तो अभी जैसे बाढ़ का समय है, 15 जून से मानसून अनुमान माना जाता है, जो कि फिर सितंबर तक जाता है, तो उसके पहले इनका प्री पोजिशनिंग जिला स्तर पर कर दिया जाता है। NDRF का 9 बटालियन आपका बिहटा में है, तो इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से किसी भी प्रकार की जो आपदा आती है तो उसमें हम लोग बहुत अच्छे से सरकारी तंत्र उसमें कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, लोकल पुलिस के साथ, लोकल वॉलंटियर्स के साथ। इसके अलावा करीब 11,000 ट्रेंड आपदा मित्र हैं
जो कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से उनको ट्रेन किया गया है। और अभी युवा आपदा मित्र का भी एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें कि 25,000 लोगों को हम लोग को ट्रेन करना है। तो इनके माध्यम से एक सपोर्ट मिल जाता है इस फोर्सेस को। ऑफ कोर्स फ्रंट में ये फोर्स रहते हैं और पीछे से लेकिन वॉलंटियर करने के लिए और लोग सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं, रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स हैं, एनसीसी है, स्काउट्स एंड गाइड्स है। तो ये रिस्पांस फोर्स जो है हमारा वो कैपेसिटेट होता है इनके सहयोग से और हम लोग किसी भी आपदा को रिस्पॉन्ड करने में सक्षम हो पाते हैं। अच्छा जी सर, आपदा के बाद जो एक चर्चा होती है वो होती है पोस्ट डिजास्टर हस्तक्षेप, लाइवलीहुड को लेकर के और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के अगर विध्वंस हो गया तो उस दौरान और उसके बाद क्या कुछ चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं? जी जी बिल्कुल, इसको आपदा प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं पोस्ट डिजास्टर रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, जैसे 2008 की बात मैं करता हूँ, जो बाढ़ आई तो बहुत सारे घर उजड़ गए, तो उसको कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, किस प्रकार बिल्ड बैक बेटर किया जाए, जो पहले था इंफ्रास्ट्रक्चर उससे बेहतर हम किस प्रकार बना सकें, और जो बेहतर बना रहे हैं वो कैसे सस्टेन कर सके, वो कैसे डिजास्टर प्रूफ रहे, अर्थक्वेक प्रूफ रहे, फ्लड प्रूफ रहे। तो इस पर विशेष जोर दिया जाता है और इसमें समुदाय का साथ लिया जाता है। जो यहाँ का ट्रेडिशनल हाउसिंग पैटर्न्स है नॉर्थ बिहार का, अच्छा जी, उसको हम स्टडी करके, या साउथ बिहार का जो लोकल पैटर्न्स है, लोकल कम्युनिटी को साथ लेकर के उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए और उनके स्थान को समझते हुए वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। क्योंकि जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल ऐसा होता है कि लोग अपने मूल स्थान को नहीं छोड़ना चाहते हैं, वहाँ उनका बहुत सारा कस्टम्स रहता है, कुलदेवी रहती हैं, कुल देवता रहते हैं, वो कहते हैं उस स्थान को हम नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं पर रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया जाए, हाई फ्लड लेवल से ऊपर कैसे मकान को बनाया जाए, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को कैसे लाया जाए। तो इस प्रकार इन सब चीज़ों को, इन आयामों को ख्याल में रखते हुए समुदाय के द्वारा, समुदाय के सहयोग से रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात आती है लाइवलीहुड। लाइवलीहुड में एक मेजर चीज़ जो बिहार में देखा गया है, बिहार में जैसे आप पश्चिम के तरफ से गंडक नदी बहती है, जहाँ की नेपाल और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, वहाँ से बिहार शुरू होता है उत्तर पश्चिम में, और महानंदा कटिहार, तो इस बीच में जो क्षेत्र है नेपाल से जो बॉर्डरिंग है, इसमें करीब 250 नदियाँ हैं। अच्छा, छोटे और बड़े धार को अगर आप जोड़ देंगे, जिसको धार कहते हैं, नदी कहते हैं, और इससे बहुत बड़े पैमाने पर सिल्ट मतलब गाद लाया जाता है। तो गाद लाने के कारण क्या हो रहा है कि बाढ़ आई तो बाढ़ के साथ गाद भी आ रहा है। गाद आने का मुख्य कारण है कि जो नेपाल का या तिब्बत से जो हमारी नदियाँ आ रही हैं, कोसी आ रहा है या गंडक आ रही है, वहाँ डिफॉरेस्टेशन काफ़ी हुआ है पहाड़ी इलाकों में। तो डिफॉरेस्टेशन के कारण गाद नदी के मुख्य धारा में मिल जा रही है बारिश के कारण, और वो गाद हमारे मैदानी इलाके में डाउन स्ट्रीम में आकर के जमा हो जा रहा है। तो बाढ़ आने से जो गाद आ जाता है, तो गाद का प्रबंधन, गाद को देख एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि गाद आने के बाद आप उसको खेत को फिर से फर्टाइल नहीं कर सकते, उपजाऊ नहीं बना सकते, उसमें काफ़ी चैलेंजेस आता है। तो फर्टाइल बनाने में उसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो किस प्रकार समुदाय को उसमें सहयोग दें, उसको बताएं कि अल्टरनेटिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं उसके अलावा, जैसे मधुमक्खी पालन हुआ, गोट्री हुआ, मत्स्य पालन हुआ, उसके अलावा क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल जो क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस हुआ, उसमें कैसे उनको सहयोग दें, जैसा कि हम लोग अभी कोसी क्षेत्र में कर रहे हैं विभिन्न आपदाओं को। तो इन सब आयामों पर काम होता है पोस्ट डिजास्टर, जिसकी बात आप कही। सर, पोस्ट डिजास्टर की तो हम अभी चर्चा कर रहे थे, लेकिन कई बार लोग अपना सब कुछ गंवा देते हैं किसी आपदा में, खास करके प्राकृतिक आपदा, या अगर वो मैनमेड है तो भी, तो उसकी भी कोई बात नहीं है। लेकिन हम ये चीज़ समझना एक थोड़ा सा चाहते हैं कि फ्लड इंश्योरेंस क्या है और कैसे ये उपयोगी रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये लॉन्च होने वाला है इसी साल सितंबर में। इसे ब्लैंकेट कवरेज किया जाएगा। पहले पायलट बेसिस पर कुछ राज्यों में चल रहा था, जिलों में चल रहा था। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या फिर क्रॉप इंश्योरेंस दो ढंग से हम लोग देखते हैं। एक होता है कि किसान विकास पत्र KYC काफ़ी पॉपुलर है, जिसमें कि किसानों को लोन दिया जाता है जी। तो उस लोन के अंतर्गत क्या है कि 2% ऑटो डेबिट सरकार करती है फसल बीमा को लेकर। तो वो ऑटो डेबिट इस ये करती है कि मान लीजिए आप जो अपने खेती के लिए जो आप सरकार से लोन ले रहे हैं, मान लीजिए अगर वो आपका फसल बर्बाद हो जाता है तो सरकार उसको फिर री इंश्योर करती है जी। उसमें आपको ये KYC का हो गया। नंबर 2, इंडेक्स प्लस फ्लड इंश्योरेंस की एक बात आती है। इंडेक्स मतलब कि एक पर्टिकुलर भूगोल है, एक ज्योग्राफी है, वहाँ फ्लड आया जी।
आप मान लीजिए अमूमन पटना के किसी गांव के आसपास, मतलब अभी फतवा वाले क्षेत्र में काफ़ी फ्लड आया हुआ, वहाँ फ्लड आया, फसल बर्बाद हो गई तो सरकार की तरफ से जो लोकल सरकारी कर्मचारी हैं वहाँ पे, हल्का कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव हैं, वो लिख करके दिए कि ये एरिया प्रभावित हुआ है, वहाँ के लोकल समुदाय दिए, फिर वो प्रखंड स्तर पर गया। तो ये तो आम जनमानस से, समुदाय से लिख करके आ रहा है, लेकिन हम उसको कैसे क्रॉस वेरीफाई करें, उसके लिए सैटेलाइट मैपिंग होता है। अच्छा जी, सैटेलाइट मैपिंग से हम देख लेते हैं कि किस पर्टिकुलर एरिया में कितना क्षेत्रफल बाढ़ से प्रभावित रहा, तो वो उसको सप्लीमेंट करता है, जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रहा है उसको सप्लीमेंट करता है, इसमें कितनी वास्तविकता है, कितना एरिया वास्तव में अफेक्ट हुआ था, और फिर उसी अनुसार सरकार द्वारा इंश्योरेंस देने का प्रावधान है। और इसमें पहले से भी कार्य हो रहा है। स्विस री एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी सरकार का सहयोग कर रही थी, कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू इसमें काम हो रहा है पहले से। उसके अलावा आपका लाइव स्टॉक इंश्योरेंस ऑलरेडी है, मत्स्य का इंश्योरेंस ऑलरेडी है, चूँकि मत्स्य मेजर लाइवलीहुड है नॉर्थ बिहार में, और लाइव स्टॉक सदर्न बिहार में, तो इन सबों का ऑलरेडी इंश्योरेंस है सरकार की तरफ से। जी सर, चूँकि आपकी इतनी गहन जानकारी है इस तरफ, और हम एक और बात जानना चाहते हैं कि चूँकि जब आप काम कर रहे थे तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा, और आपको क्या चेंजेस, क्या बड़े बदलाव जो हैं वो इतने वर्षों में नज़र आए? चेंजेस जो हमारा देख सकते हैं वो इमीडिएट कि लोगों का संवेदनशीलता बढ़ा है, लोग समझ पा रहे हैं कि आपदा क्या है, आपदा से हम अपनी सुरक्षा कैसे कर पाएँ, प्रिपेयर्डनेस तैयारी कैसे कर पाएँ। जो हमारे रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट रिसोर्सेज, उनको हम लोग उन्मुखीकरण कर चुके हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग हो चुका है। टीचर्स का जो हमारा बहुत बड़ा फोर्स है उसको हम लोग स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के अंतर्गत कवर किए हैं। तो इस प्रकार जो एक बेसिक माइंडसेट है लोगों का, उसमें इस बात को हम लोग इंजेक्ट करने में सक्सेसफुल रहे हैं कि आपदा क्या है और इससे किस प्रकार हम लोग अपनी बचाव कर सकते हैं, और ये अभी प्रयास जारी है। सर, स्कूल सेफ्टी की अभी आप चर्चा कर रहे थे, ज़रा हम उसके विषय में भी जानना चाहते हैं कि उसकी तरफ क्या कुछ कोशिश हो रही है? अभी मैं जैसा पहले बताया कि सरकार के तंत्र में 5,75,000 शिक्षक हैं हमारे पास, 80,000 स्कूल है हमारे पास, 38 जिलों में इनका पेनिट्रेशन है। अच्छा। बच्चे जो हैं हमारे करीब 2.5 करोड़ हैं, और जो हमारा यूथ फोर्स है वो करीब इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट यूथ फोर्स है, करीब 40% पॉपुलेशन ये कवर करता है स्टेट का, तो 60% करता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा एक कम्युनिटी लेवल पेनिट्रेशन, घर घर कैसे बात जाए आपदा की, आपदा प्रबंधन की, लोग कैसे समझें कि अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है, कैसे एक अपने बचाव, ठनका से कैसे बचाव कर सकें, डूबने से कैसे बचाव कर सकें, इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग बच्चों में प्रशिक्षण देना शुरू किए, जो कि 2014 से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम इसे कहा गया, और ये अभी बहुत ही सक्सेस हुआ है, और करीब बड़े संख्या में टीचर्स ट्रेन हुए हैं। वो टीचर, नोडल टीचर जो ट्रेन हो रहे हैं, जो प्रशिक्षित हो रहे हैं, वो जाके बच्चों को बता रहे हैं कि किस प्रकार बाढ़ से बचो, किस प्रकार भूकंप आए तो क्या करो ना करो, ठनका से कैसे बचना है, साइक्लोन से कैसे बचना है, सुरक्षित घर कैसे बनाना है। तो ये जब शिक्षक ट्रेन हो जा रहे हैं, नोडल टीचर, तो वो एज एन एक्टिविटी स्कूल में जाकर के बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। तो अभी जैसे साल के जो 364 दिन हैं, उसमें हर सैटरडे को हम लोगों का बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम होता है, जिसको कि सेफ सैटरडे कहते हैं। अच्छा। तो उस सेफ सैटरडे में बच्चों को ये सिखाया जाता है इन नोडल टीचर्स के माध्यम से कि क्या करो क्या ना करो। मॉक ड्रिल होता है, रोल प्ले होता है। अच्छा। लोकल लोकगीत के माध्यम से हम लोग इसको सिखाते हैं। तो से हो क्या रहा है कि बच्चों में ये बात जा रही है, ये बहुत हैंड्स ऑन है सर। और एक जनरेशन तैयार हो जा रहा है। जब आप बच्चों को ट्रेन कर दे रहे हैं तो अगला जनरेशन आपका स्वतः तैयार हो जा रहा है, और उनके घर में भी ये बात जा रही है, तो घरों को भी हम लोग कवर कर पा रहे हैं। तो ये काफ़ी सक्सेस रहा है, और अभी भी इस पर काफ़ी कार्यक्रम चल रहा है, स्कूल निरंतर चलता रहता है। सर, किस आयु वर्ग के बच्चों को फोकस करते हैं आप लोग? टारगेट ग्रुप क्या है उसमें? फोकस रहता है क्लास 8 से 10th का, लेकिन क्लास 6 से 10th के भी बच्चों को हम लोग इसमें कवर कर। सर, इंडो नेपाल क्रॉस बॉर्डर फ्लड की चर्चा भी बहुत ज़रूरी है, चूँकि अभी हम कोसी की चर्चा भी कर रहे थे। उस तरफ आपका क्या प्रयास रहा है, क्या कुछ कोशिश आपने उस तरफ की है, और क्या बड़ा बदलाव देखा है? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। ये जो बिहार का, जैसा मैं आपका ज्योग्राफी बताया कि नॉर्थ वेस्ट में बिहार शुरू होता है, गंडक नदी शुरू होती है, और नॉर्थ ईस्ट में महानंदा तक
करीब 250 धार हैं, और उधर जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल का जो पहाड़ी इलाका है वहाँ फ्लैश फ्लड की काफ़ी प्रबल संभावनाएं रहती हैं। तो वो फ्लैश फ्लड के कारण होता क्या है कि पानी अचानक से रातों रात आ जा रहा है डाउन स्ट्रीम में। अच्छा। नेपाल हो गया अप स्ट्रीम, बिहार हो गया डाउन स्ट्रीम। तो चूंकि नेपाल दूसरा कंट्री है, इंडिया दूसरा कंट्री, बिहार दूसरा कंट्री है, इंडिया दूसरा कंट्री है, तो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रहता है। तो अप स्ट्रीम में क्या हो रहा है वो डाउन स्ट्रीम के लोगों को नहीं पता चलता है। एक रातो नदी है, बहुत अच्छा क्लासिक एग्जाम्पल। रातो नदी उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ अक्सर रात में बाढ़ आती थी। ये सीतामढ़ी भिट्ठा मोड़ के पास पड़ता है। तो रातो नदी में नेपाल के साइड में अगर बारिश हुई तो 2 से 3 घंटे के अंदर जो फ्लैश फ्लड है वो सीतामढ़ी के सुरसंड ब्लॉक को पूरा कवर कर देता है। तो ऐसा एग्जाम्पल हर जगह है, आपका गंडक में भी है, चंपारण में भी है, मिथिला के क्षेत्र में भी है। अच्छा। और सीमांचल के क्षेत्र में भी है। तो ये किस प्रकार संवाद की स्थिति बने, किस प्रकार जो अलर्ट्स नेपाल में जनरेट हो रहा है उसको किस प्रकार डाउन स्ट्रीम के लोगों को बताया जाए ताकि उनका फसल, उनका जाल माल की रक्षा हो सके, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं जी। और इसी प्रयास के अंतर्गत जो नेपाल में पैटर्न है रेनफॉल का, हेवी रेनफॉल अगर हुआ तो उसको कैसे डिसिमिनेट करें इंडियन साइड में, कि नेपाल में चूंकि भारी वर्षा हो रही है तो आप सुरक्षित रहें, अपनी तैयारी कर लें, किसी भी समय बाढ़ आ सकता है। तो इस पर हमारा एक प्रयास चल रहा है। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के कम्युनिटी जो हैं, या अपस्ट्रीम का जो मैसेजेस है उसको किस प्रकार डाउनस्ट्रीम में ये किया जाए, डिसिमिनेट किया जाए, उस पर हमारा प्रयास चल रहा है। यानी चेतावनी की जो प्रणाली है उस पर मुख्यतः ध्यान है। एक छोटा सा मैसेज हम ज़रूर चाहेंगे सर, चूँकि ये मौसम भी इस तरीके का है और साथ ही साथ मानसून के समय में लोगों को क्या कुछ एहतियातन करना चाहिए, ज़रूर 2 मिनट में अगर आप हमें बता सकें। जरूर। अब मानसून के समय में सबसे पहले आप अपने रेडियो, मोबाइल और जो सूचना तंत्र प्रणाली है, टीवी, इससे हमेशा आप रेगुलर कनेक्ट में रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या सिचुएशन है रेनफॉल का या क्या सिचुएशन है अपकमिंग फ्लड्स का। ये सूचना तंत्र हुआ। नंबर 2, आप जरूर अपना सुरक्षित स्थान पे चिन्हित कर लें कि अगर फ्लड आ जाती है, खासकर एम्बैंकमेंट के साइड का जो एरिया है, तो किस प्रकार आप इवैक्यूएट करके तुरंत जा सकते हैं, कैसे समुदाय को इवैक्यूएट करके आप सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं, उसको जरूर चिन्हित कर लें। अनुमन स्कूल में या फिर कॉलेज में या पंचायत भवन में लोग शरण लेते हैं, शरण स्थली चिन्हित हो, और शरण स्थली चिन्हित होने के साथ साथ उसका व्यापक व्यवस्था हो। सैनिटेशन बहुत मेजर इशू है, शौचालय की बहुत आवश्यकता होती है। महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए कि किस प्रकार वो उनको उनका हाइजीन किया जाए, उनका हाइजीन संबंधित जो भी सुविधाएं हैं उस पर ध्यान दिया जाए। और जो स्टॉक है ग्रेन्स का उसको जरूर रखा जाए ताकि बाढ़ की स्थिति में आप उसको इस्तेमाल कर सकें। और प्रिपेयर्डनेस आपका ऐसा रहे कि किसी भी आपदा की स्थिति में आप सस्टेन कर सकें 10 से 15 दिन तक जी। तो ये तैयारी इस पर मुख्य रूप से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जो आपका वनरेबल पॉपुलेशन है, जो बच्चे हैं, जो वृद्ध हैं, जो महिलाएं हैं, उनको जरूर आप आइडेंटिफाई करें कि कैसे इनको प्रायोरिटी दें इवैक्यूएशन में या फिर सुरक्षित करने में। जी जी। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को आपने आपदा विषय पर इतनी अच्छी जानकारी दी और इतनी डिटेल जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके चैनल का, आपका। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगली सुबह आप हमारा फिर से इंतजार कीजिएगा क्योंकि बिहार बिहान लेकर अगली सुबह हम फिर आने वाले हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।